बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। अभी कल आपने मेरा प्रोग्राम देखा होगा और हमने एक सब्जेक्ट उठाया और वो ये कि बदनसीबी से कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर बन गया है जहाँ पर हर दूसरे दिन आम शहरियों का कत्ल हो रहा है मुख्तलिफ वाक़यात में, और इसी बिना पर पाकिस्तान में तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा कत्ल होने का जो रेशो है वो कराची, ये एजाज़ भी कराची के हिस्से में आया है। अब ये एजाज़ की जो मैं बात कर रही हूँ ये एक इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अब ना ये मान लीजिए कि आपको नहीं पता कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डकैती में आपको मारे, कोई स्नैचिंग में आपको मारे। अब हर कोई शख्स जो है ना वो समझ लें कि आपको कत्ल करने के दर पे फिर रहा है, बस यही समझ लीजिए। अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर एक वाक़या होता है। मैं कमाड़ी, ज़िला कमाड़ी में मौजूद हूँ, बल्दिया में इस वक्त मेरी आमद हुई है। क्यों हुई है? और ये पीछे आपको जो एक घर नज़र आ रहा है जिस पे अब थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी, जहाँ पे अभी मैं बात करूँगी, प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी, ये उस बदनसीब 20-24 साल के उस लड़के का है जिसका नाम है शाहरुख। अपने घर का वाहिद कफील, किसी किस्म की गैर कानूनी या नापसंदीदा एक्टिविटी में वो बच्चा शामिल नहीं, 100 मौसलात का पाबंद, स्टॉक एक्सचेंज में वो जॉब करता था, माँ बाप का सहारा था, उसका कोई कसूर भी नहीं था। मसला ये हुआ कि 2 गुटखा बेचने वाले जो ग्रुप्स हैं, जिनको होना तो वैसे ही जेल में चाहिए था, लेकिन वो असला लहराते हुए किसी वक्त भी वो 2 ग्रुप आ जाते हैं और अपनी आज़ादारी कायम करने के लिए, लोगों में खौफ व हिरास फैलाने के लिए वो इन गलियों के अंदर आकर दू बदू फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी जद में आकर वो बच्चा भी जाँ बहक हुआ जिसका नाम शाहरुख। और इससे पहले भी कई वाक़यात में वो इसी तरीके से आज़ादाना तरीके से असलहा गैर कानूनी तौर पे लहराते हुए आते हैं। एक ना सिर्फ लहराते हुए आते हैं बल्कि फायरिंग करते हैं। फायरिंग का तबादले में इस तरीके से जो आम इंसान है, सिविलियंस है, इनोसेंट सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पर उसका शिकार बनते हैं। जैसे कि ये आज अभी हम स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं। तो कहाँ है कानून, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है जो अहकामात जिसके बिना पर कहा जा रहा था कि कोई भी शहरी यहाँ पर कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पे असलहा लहराता हुआ नजर ना आए, तादीबी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। कहाँ है वो कार्रवाई? मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी, हमारी न्यूज़ ब्रेक की थी हमारे चैनल पे हमारे नुमाइंदा K21 हारून और रशीद ने। हारून भाई क्या वाक़या हुआ था ये? और मेरे पीछे मुझे गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं इस जगह पे। क्या ये तो भरा पूरा इलाका है, आम लोगों का, सिविलियंस का इलाका है, रिहायशी इलाका है, कैसे हो गई यहाँ पे फाइट? देखिए, 2 मावा गुटखा के ग्रुप थे जिनके आपस में तसादम हुआ। वो दोनों ग्रुप चाहते थे कि इलाके के अंदर हमारा मावा गुटखा बिके। दोनों एक दूसरे से इलाके में कब्जे के दौरान दोनों के तसादम हुआ, खूनी तसादम, इलाका पूरा फायरिंग से गूंज उठा, जिसकी जद में आके ये एक नौजवान लड़का जो कि शाहरुख, जो इसकिन की जद में आया और वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। अगर बात करें हम मावा गुटखा फरोख्तों की, तो आखिर इनकी सरपरस्ती कौन करता है? अगर जब मैंने इस बात पे तहकीकात की तो पता चला कि ज़िला केमाड़ी, ज़िला वेस्ट के अंदर एक महमूद सिंधी नामी शख्स है जिसको एक सियासी पार्टी के रहनुमा की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। इसके साथ साथ इसके मज़ीद पता चला कि महमूद सिंधी के जो हैं एक भाई हुसैन और इसके साथ साथ एक अकबर सिंधी जो पूरे इलाके को ये कंट्रोल करता था। महमूद सिंधी टोटली तौर पर मावा गुटके वालों की ज़िला केमाड़ी, बल्दिया टाउन वेस्ट में पार्टनरशिप में इसके काम चलता था। इसकी मुकम्मल सरपरस्ती होती थी, हासिल होती थी। पुलिस तक जो है इसके खिलाफ आज तक एक मुकदमा भी जो है महमूद सिंधी के खिलाफ पुलिस दर्ज करने में नाकाम नजर आई। मैंने ये सुना है कि इसी वाक़े में कोई 3 से 4 दिन हो गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, बंदे बंद हैं। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ है। देखिए, महमूद सिंधी इस वक्त बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से फरार हो चुका है। वो कैसे फरार हुआ, कानून नाफिज करने वाले कहाँ अदारे हैं, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे? इसके बाद जो है पुलिस ने दोनों गुट के मावा के खिलाफ एक दिखावा करने के लिए कार्रवाई की, जिनमें से 3 बंदों को गिरफ्तार किया। बाकी लोग कहाँ हैं जो इतना जदीद असले के साथ जो फायरिंगें कर रहे थे, वो जदीद असला किधर है? पुलिस अब तक क्या कर रही है? क्यों नहीं उनसे असला बरामद कर पाई? इसके देगर साथी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई? और इनमें जो पुलिस भी जो है सहूलतकारी का बताया जा रहा है कि वो किरदार अदा करिए, क्योंकि ज़राए ने कह रहे हैं कि इनमें जो है महमूद
महमूद सिंधी, अकबर सिंधी और इसके देगर जो इसका हुसैन है, इनको बचाया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि महमूद सिंधी इस वक्त पाकिस्तान से फरार हो चुका है। क्या कानून नाफिज करने वाले अदारे इनको गिरफ्तार कर पाएंगे? ये एक कानून का पुलिस के लिए एक सवालिया निशान। इस वक्त अगर हम बात करें SSP केमाड़ी राव आरिफ असलम जो एक बेहतरीन पुलिस अफसर है, हमें उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर मावे गुटके समेत स्पेलिंग की नॉन कस्टम एशिया पे कार्रवाई करते तो नजर आ रहे हैं। राव साहब की अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो उनको पिछली कारकर्दगी उनकी काफ़ी बेहतर थी। जी बिल्कुल, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तो उसको इतना एहसास ज़िला दिया गया है। अब देखना यह है कि SSP ज़िला केमाड़ी जो है इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, क्या वो इन मुलजिमान को भी गिरफ्तार करने में कामयाब होते हैं या नहीं। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरे ख्याल में आप भी ज़रा हिम्मत करें और हम भी हिम्मत करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस घर से अचानक एक नागहानी गोली का शिकार होकर एक ज़िंदगी का चिराग एक 20 से 24 साल के एक बच्चे का गुल हुआ है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर हालात और किस तरह का माहौल होगा उसके लिए मैं भी तैयारी करती हूँ। और आप भी ज़रा तैयारी करें थोड़ा सा, क्योंकि हमें अपनी प्रोफेशनलिज्म का भी हमें पास रखना है, हमें उसके साथ भी, और हमें अपनी इंसानियत को भी साथ लेके चलना है। प्रोफेशनलिज्म कहती है कि आँख से आंसू न टपके, और जब हम किसी को आंसू इस हालत में इस वाक़े के बाद अगर किसी इसके बाप की, माँ के, इसके घर वालों के आंसू इस बच्चे के निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इंसानियत को ज़रा थोड़ी देर के लिए जो है हमें इंसानियत का साथ देते हुए इंसानियत के ऊपर हमें थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा फोकस देनी पड़ेगी। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम अंदर जा रहे हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या ये बात करने के काबिल हैं भी अभी, या इतना बड़ा सदमा है कि हमसे बात नहीं कर पाएंगे। 20 साल शाहरुख के जो वालिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अब्दुल कादिर साहब, अपने इदारे और अपनी जानिब से सबसे पहले तो ताज़ियत, रस्मी जुमला है ताज़ियत का, मुझे पता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सर ये बताइएगा कि 20 साल का आपका जवान बेटा और इस तरीके से एक वाक़े का होना, क्या कहेंगे, किसको आप समझते हैं इसका जिम्मेदार? इसका ज़िम्मेदार जो है वो तो मैं किसी को नहीं समझता, क्योंकि मैं किसी को मतलब इल्ज़ाम नहीं सकता, क्योंकि ये जो है ना अचानक ही हुआ है, तो मैं नहीं कह सकता कि इसने किया है उसने किया है, क्योंकि जब मैंने देखा ही नहीं एक चीज़ तो मैं मतलब किसका नाम लूँ, किसको मैं बोलूँ। और दूसरी बात ये है कि जो ये मोहल्ले में जो ये हुआ है ना हादसा, इस तरीके से होना नहीं चाहिए कि जिस तरह बाहर से बंदे आए हमारे इलाके में फायरिंग की। आज मेरा बेटा मरा, ये भी मेरे इलाके के सारे बच्चे ही हैं। अब कल सुबह किसी और को गोली लगी तो इसका जिम्मेदार कौन है आप बताओ? या पुलिस वाले हैं या कौन है इसका जिम्मेदार? अब्दुल कादिर साहब देखिए कि एक बड़ी एक अनहोनी बात और एक बहुत बड़ी एक नागहानी इसको कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि देखिए कि बाहर से दो ग्रुप्स आते हैं जिसका आप लोगों से कोई ताल्लुक है भी नहीं, झपट में आके आपके बेटे को गोली लगती है, यानी कि दोनों का फायरिंग का तबादला होता है। आपके ख्याल में इस तरीके से मोहल्ले में जहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे भी हों और लोग भी हों, मासिस से एक उसका एक मामला है, तो इतने लोगों की मौजूदगी में इस तरह खुलेआम फायरिंग करना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया उनको, या फिर कानून की कोई कमी है, कुछ आप इस तरह समझते हैं या नहीं? जी हाँ, मैं समझता हूँ कानून की कमज़ोरी है कि इलाके में आके कि बाहर के बंदे आके सिर्फ अंधाधुंध फायरिंग करे। जाहिर है हज़ारों बंदे यहाँ से आते जाते हैं तो किसी को भी गोली लग सकती है। अगर जो आज एक मेरा बेटा मरा, अगर इसके अलावा 8-10 और मर जाते, इसकी जिम्मेदार कौन था फिर? अब्दुल कादिर साहब आपके कुल कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे, एक मैं, एक जिसका इंतकाल हो गया शाहरुख है, और एक पीछे याकूब खड़ा हुआ है। 2 बच्चे हैं मेरे। और मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा जो है ना ये नहीं होना चाहिए कि अंधाधुंध फायरिंग हो, बाहर के बंदे आए या इनके आपस के झगड़े, तो ये भी नहीं होने चाहिए। आप इलाके में रहते हो, इलाके से बाहर नहीं है आप। वैसे तो असलहा लहराना, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, असलहा लहराना पब्लिकली ये एक कानूनी जुर्म है और इसके ऊपर पिछले दिनों आपको पता है शर्जील इनाम मेमन साहब ने बहुत स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन भी लिया है। इसके बावजूद इस तरीके से सरेआम असलहा लहराना, ना सिर्फ लहराना बल्कि उसका बेदरीग इस्तेमाल करना, ये सोचे समझे बिना कि गोली एक ऐसी जगह पर चलाई जा रही है जहां पर बेतहाशा लोग हैं, नौजवान हैं और इर्द गिर्द सब लोग खड़े हैं, ऐसे में स्ट्रेट फायर करना एक दूसरे के ऊपर, जिसकी झपट में आके जिस तरह यह हादसा हुआ है, तो कोई भी हादसा इस तरह डेवलप हो सकता है किसी भी वक्त में, किसी भी जगह पर इस तरह के मजीद हादसा भी हो सकते हैं। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि हम लोग किस हुक्म को ज़्यादा सीरियस लें। क्या शर्जील इनाम मेमन साहब ने जिस तरीके से हुक्म दिया था 2 से 3 महीने पहले की बात है कि उनके बड़े सख्त अहकाम किए आए थे कि असलहा नहीं लहराया जाएगा, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी ये ऐलान किया गया था। अब ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो कि जाहिर है कि अगर वो गुटखा बेच रहे हैं तो वो खिलाफ कानून काम कर रहे हैं और वो भी अपनी आज़ादारी कायम करने के लिए उसमें
बच्चे का कसूर नहीं था, ना इसके बाप का कसूर था, ना इसके भाई का कसूर था, ना ही उसकी उस बेचारी माँ का कसूर था। मैं बाप और भाई से तो बात कर लूंगी, मैं माँ की हालत मेरी में हिम्मत नहीं है कि मैं अंदर जाके मालूम कर सकूं। अब्दुल कादिर साहब, आप चूंकि इस साले सवाब के लिए आपने जाना है अपने बच्चे की, मैं सिर्फ आपसे आखिरी सवाल करना चाहती हूँ, जाहिर है वो मैं सवाल आप ही से कर सकती हूँ, अंदर नहीं जा सकती। आपकी अहलिया और उस बच्चे की माँ इस वक्त किस हालत में है? जाहिर है कि जवान बेटा गया है, वो भी नागाहानी मौत। वो तो जब इसका जिक्र होता है तो वो तो सदमे से निडाल हो जाती है। तो बास टाइम तो ऐसा था कि बिल्कुल बेहोशी हो गई थी, तो हमें खतरा था कि अंदेशा था कि अल्लाह ना करे कि इसका भी कहीं इंतकाल हो गया ना, तो बिल्कुल ही गिर गई थी, हाथ पैर छोड़ देते इसने। तो ये बताए कि हमें हमारा क्या कसूर है? हम तो मतलब कि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है ना इसमें। आपका कोई कसूर नहीं है और यकीनन ये आपके साथ जो हुआ गलत नहीं बल्कि आपके साथ जुल्म हुआ, और मेरे ख्याल में रियासत को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और साथ में हम लोग इंतजार में हैं कि कब उन दो ग्रुपों को पकड़ा जाए जिनकी अंधी गोली ने, देखिए दो तरह के कत्ल होते हैं। कत्ल एक तो अमदन कत्ल होता है, यानी कि इंटेंशनली कत्ल। इंटेंशनली कत्ल की डेफिनेशन ये है कि आप कुली तौर पे खुद एक इरादा बनाकर किसी को कत्ल करें, वो तो खैर है ही एक जुर्म। लेकिन गैर इरादी तौर पे अगर आपके हाथ से इस तरीके से कत्ल हो रहा है कि आपको मालूम है कि इसके नतीजे ये निकल सकते हैं, भले आपने किसी को टारगेट नहीं किया हो, वो भी कत्ल के जुमरे में ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक बहुत आपके इस इलाके के अंदर अब ये आदमी, इसको दूर से देखकर अब्दुल कादिर साहब को देखकर कोई कह सकता है शरीफुल नफ्स इंसान, शोहरत भी बहुत अच्छी, और एक नमाज पंजगाना का पाबंद एक शख्स, उस जाहिर है कि उसका तो सोचा भी नहीं जा सकता है कि उसका ताल्लुक जो होगा वो कैसा, हाँ कि उनका कोई ऐसे किसी ग्रुप से ताल्लुक होगा। झपट में आके वो बेचारा मासूम बच्चा उसमें शहीद हो गया, आप ये कह लें चलें। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, किसको आप इसका जो जिम्मेदार समझते हैं? मैं तो भाई ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं माजर के में, बल्दिया और किमाड़ी जिले में होते रहते हैं। तो ये हमेशा कहा है इसका मसले का हल होगा कि नहीं होगा। जो बड़े इदारे वाले हैं, मैं इनको इस मसले का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम लोग कब तक जवान बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे? हम लोग बच्चे के चाचा हैं, मैं चाचा हूँ मैं, तो हमारा भी यही उम्र है, हम जवान बच्चों की लाशें उठाए। इसका कोई हल होगा कि नहीं होगा? कब तक चलेगा ये? बच्चा भी जवान 20 साल उम्र हो गई है कि हम जवान बच्चों की लाशें उठाएं। आज हमारे बच्चे की लाशें उठाएं, कल किसी और के बच्चों की लाशें उठाएं। हमारी यही उम्र है, अभी हम जीने में ना मरने में। हम चाहते हैं कि पूरी गली का ये हाल हो, सब अपने जवान बच्चों की लाशें उठाएं। हमारी ये जिंदगी है, हमारी क्या जिंदगी है हमारी? हमको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप किससे इंसाफ चाहते हैं सर? सर क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों को जिनकी गोली जिस बंदूक से निकली उस बंदे को पकड़ा जाए? पकड़ा जाए, बेशक। हमने देखा तो नहीं है, हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है इसका, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमको इसका इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, सब पूरे इलाके में देखा है। हमारा जवान बच्चा गया है, कल सुबह खुदा ना खासा किसी और का, अल्लाह ना करे किसी और का बच्चा भी जा सकता है। तो वो माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे? जिंदा रह सकते हो माँ बाप? अब देखो मेरे बैठने की भी ताकत नहीं, मैं सही खड़ा भी नहीं हो सके। मैं ये नहीं चाहता कि किसी के और माँ बाप को इतनी तकलीफ पहुंचे। सर 20 साल के बच्चे का जनाजा वैसे भी बहुत भारी होगा, और आप तो इस हालत में कि आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं भी बैठ जाती हूँ सर, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और इसमें आपने एक अपने भतीजे का, जवान भतीजे का इस तरीके से उसका जनाजा उठाया। मैं बिल्कुल आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैं आपसे कहूँगी आप प्लीज़ इनके लिए पानी लेके आइएगा, प्लीज़ इनके लिए पानी लेके आइएगा। मुझे मालूम है चचा का एक दुख क्या होता है, बाप तो फिर भी थोड़ा सा हौसला कर रहा है, लेकिन चचा का दुख समझ में आता है। सर मुझे ये बताइएगा, पुलिस से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहिए? कब मैं यही कह रहा हूँ कि आज तो हमारा बच्चा चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। किसी और के बच्चे के लिए कुछ कर सकते तो करें आप, बस हम ये नहीं चाहते कि हम अपने जवान बच्चों की लाशें उठाएं। बस मेरा ये मुतालबा, और कुछ मुतालबा नहीं। अच्छा पहले आप पानी पीजिए। मैं मैडम आपसे बात करना चाहूँगी, आप शाहरुख की क्या लगती है? ताई हैं। ये वाकया जिस तरीके से हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नुकसान, हमने जवान बच्चे की उस वक्त खून से लथपथ लाश उठाई है, मैंने अपने आपने लाश उठाई थी? मेरे बच्चों ने उठा के इसको जख्मी हमने अस्पताल पहुंचाया है, खून से लथपथ लाश उसकी, मेरे बच्चे की। सब अपने अपने भागों में लगे हुए थे फायरिंग के अंदर। मैंने और ये मेरे बच्चे छोटे छोटे, उन्होंने लाश उठा के उसकी, उस वक्त जिंदा था, सांस थी उसकी, पर हम लेके भागे। सांसें आखिरी चली थी उसकी।
तो ये क्या रास्ते में जाते वक्त वो बच्चा जो था अंदर इंटर हुआ है और इसको गोली लगी है गली के कोने पे। गली में से आया और जैसे गली के अंदर तो कुछ पता भी नहीं था कि पता भी गली में फायरिंग हो रही है। अच्छा, शाहरुख किस क्लास में पढ़ता था या फिर क्या काम करता था? स्टॉक में था, स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा मुझे ये बताइए कि सर चूंकि ये एक बड़ा ऐसा गंभीर मसला है कि देखिए कि उस बच्चे का, मैं जहाँ तक मैंने अपनी तहकीकात की है या हमें हमारे रिपोर्टर ने बताया, उस बच्चे की शोहरत बहुत अच्छी थी कि वो काम से काम और बिल्कुल एक फैमिली वाला बच्चा था। 5 टाइम का नमाजी था। इमाम साहब ने खुद ने गवाही दी कि मेरे साथ पहले सब में खड़ा होता था। हमारा आज एक नमाजी बच्चा चला गया, हमको बड़ा अफसोस हो रहा है और हमारा फैसला भी मस्जिद के अंदर ही है। हम और दुनिया से पता नहीं हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम अल्लाह के घर में गए हैं, हमको वहीं से इंसाफ मिलेगा। बाकी मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई यहाँ हमको इंसाफ दिलाएगा। हमारे को अल्लाह के घर से इंसाफ मिलेगा और बस, और मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जिसकी बंदूक से गोली निकली थी, जिसकी पिस्टल से गोली निकली थी, उसको तो पता होगा ना। वो इस वक्त भले उसको ये लोग उसको शिनाख्त नहीं कर पा रहे, उसको तो पता होगा ना, उसको तो इस बात का अंदाजा होगा ना कि एक जान गई है एक 20 साल छोटी सी उम्र के बच्चे की। जब एक कहते हैं ना कि किसान की जब फसल तैयार होती है वो उसके लिए बड़ा ये एक हसास लम्हा होता है। 20 साल का बच्चा जब होता है ना, खास तौर पे लड़का, तो वो अपने वालिदैन की एक पकी हुई फसल होती है और वो जब उसको अपने माँ बाप को उसका रिवॉर्ड उनकी खिदमतों का देने का वक्त आता है, उस वक्त आप उसके बच्चे को छीन लें। तो जिसने ये जिसकी गोली से वो बच्चा शाहरुख जहाँ बहक हुआ, उसको याद होगा ना, उसको पता नहीं नींद आती होगी या नहीं आती होगी। अगर उसके अंदर वाकई ही में अगर उसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत, खैर इंसानियत जब आप बंदूक निकालते हैं किसी को नाहक मारने के लिए तब तो वैसे भी आपके अंदर खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तो तुम्हें कोई ज़मीर मलामत करता होगा ना, तो बेहतर होगा अपने आप को कानून के हवाले कर दें। वरना आपको ये याद बता दूं, ये मेरा तजर्बा है, इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, इतने केसेस में हैंडल कर चुकी हूँ, आपको सुकून नहीं मिलेगा। और जिसको सुकून नहीं मिलता ना, इससे बड़ी कोई, खुदा की कसम, इससे बड़ी कोई अजियत नहीं होती। लोगों को मैंने देखा है कि एक्सीडेंट करने के बाद वो आकर चौखटों पे माफिया मांगते हुए कि हमें सुकून नहीं मिल रहा, नींद नहीं आ रही, हमें बेचैनी है। वो बेचैनी अल्लाह ताला जब देता है ना, आप यकीन करें कि 100 आपके अमराज एक तरफ, आपकी वो जो बेचैनी का मर्ज अल्लाह ताला आपको दे देता है ना, इसके ऊपर मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को घुटने टेकते हुए देखा है वहाँ पर। क्या कहेंगे सर? सही, बेशक आप सही कह रहे हैं। शाहरुख की रूह अभी भी वो हम सबको देख रहा है। छोटी बहन के ख्वाब में आया उसके, बड़े मैं आप सबको देख रहा हूँ। मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, पर मेरे लिए दुआ करें मेरे लिए, और मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, और अल्लाह के घर मुझे इंसाफ मिलेगा, दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा तुमको। अब जब अवाम जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ना शुरू करते हैं तो समझ ले मामला बड़ा खतरनाक हो गया। वो जो अल्लाह फिर अल्लाह जानता है और फिर वो बंदा जानता है, फिर ये याद रखिएगा कि फिर वो मामला बड़ा खतरनाक हो जाता है। आपके घर के अंदर आंखों के सामने शाहरुख को जिस तरीके से जो हुआ, कभी भूलोगे ये वाकया? हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो भूल ही नहीं सकते इस वाक़ये को। ये नागानी आफत हैं, ये वाक़यात, ये तो आज से नहीं काफ़ी अरसों से यहाँ चला जा रहा है। कोई बोलने वाला ही नहीं, मैम क्या कह सकते हैं, किसी को कोई नहीं बोल सकता। यहाँ पे जो आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। और ये हैबिचुअल हो गए इस चीज़ के कि वो सरेआम मसला निकाल लेते हैं। सरेआम मसला, और हमें तो ये ताजुब है कि दूसरे इलाके से इतना जदीद असला कैसे लाया गया। अच्छा, जदीद असला था? जदीद असला था, और यहाँ पे कोई मामूली फायर नहीं हुए। आप देखें रोड पे चलें, शटल वगैरह, पोल वगैरह देखें, तो कहने का मकसद ये है कि दूसरे इलाके से इतना जदीद असला लाया गया। क्या हमारा थाना सो रहा था? क्या कानून नाफिज करने वाले लोग सो रहे थे? जनाब, चूंकि मैं एक ऐसी जगह पे खड़ी हुई हूँ, ज़रा थोड़े से हालात की नाज़ाकत को समझते हुए मैं छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकी नानी को सबसे पहले जो है वो संभालना है, ताकि मैं इनसे बात कर सकूँ, ये इस काबिल हो सके। क्योंकि समझिए 20 साल का बच्चा जो है वो नागहानी मौत का शिकार हुआ है, गंदी गोली का शिकार हुआ है, और इस वक्त हालात इस किस्म के कि छोटी सी ब्रेक मुझे दरकार है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इनकी नानी से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नानी जो उस बच्चे की हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो
जिसे कहा जाता है ना कि सही मानों में नाजुक किस्म की हालत, वो उस हालत में थी गिरिया कर करके, और गिरिया जारी अभी भी जारी है। मैं सबसे पहले तो आपसे ताज़ियत, मुझे पता है आपके आंसू खुश्क नहीं हो सकते नानिया, मुझे मालूम है मेरे अल्फाज किसी भी तरीके से आपके दुख का मदावा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बताइएगा कि आप किसको जिम्मेदार समझती हैं कि आपके घर का चिराग उन्होंने बुझाया है, उस किसको जिम्मेदार समझेंगे? एक नहीं था कि हम बोले, ऐसे गोलियां चल रही थी इसके अंदर। उस बच्चे को बाइक पे कोई गाड़ी नहीं, बाइक के ऊपर उसको लेके गए, उसके सारे पैर छिल गए थे, उसने जान छोड़ दी थी। ये सारे जख्मी हो रहे थे उस बच्चे के। क्या देखे हम, क्या नजारा देखा उसमें। ये दो जवान, ये मेरे दूसरे नवासे, ये उसको बाइक पे लेके गए, इनकी उम्र है, कोई नहीं था मेरे बच्चे को कोई ले जाए। ये मेरे पागल हो रही थी, गरीब बचाओ बचाओ, कौन बचाए। एक तरफ से गोली नहीं चल रही थी, इस गोलियों के अंदर ये दूसरे नवासे लेके गए। गोलियों के बुछाड़ में ही अपने भाई को उन्होंने उठाया, बुछाड़ में पत्नी लेके गए, ये पीछे भागी। 3 दिन का खून बदबू हो जाती है, पता है आपको, कीड़े हो जाते, उसके खून से जैसे खुशबू बह रही थी, खुशबू शबों में पहले नमाज में खड़ा होता था वो बच्चा, नमाज में पहले जब खड़ा होता, कुरान शरीफ पढ़ता था हर वक्त। पूरा मोहल्ला जानता है, कभी लोगों ने झगड़ा नहीं किया। उसके वालिद का कमाने वाला वही सहारा वही था। अभी आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, यानी कि उसकी माँ की? आप जाके देखे, होश में नहीं है, बाप हुए उसका वो भी होश में। हम लोग कितना दिलासा दे, आखिर तक उसको बाप को तो छेना है ना। ये फूफू है इसकी। मैं ताज़ियत के अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूँ भी, मुझे पता है कि वो आपके दुख का मदावा नहीं हो सकेंगे। आप कहना क्या चाहती हैं? अपना दिल खोलिए, देखिए आप बताइए मुझे कि आपका इस वक्त जो जवान, आप किसको इसको जिम्मेदार समझ रही हैं? किसको सज़ा मिले तो आपके थोड़े से दिल को सुकून मिले? मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, अव्वल जो है लोगों के पास जो असला है, गवर्नमेंट जो है उसे बंद करे, बिल्कुल सही, बस बंद करे। मैं नहीं चाहती कि वो असला जो है दूसरों के बच्चों को लगे। और जवान था हमारा बच्चा, जो मैंने देखा उसका खून, मैं आपसे क्या बयान करूं, मैं आपसे क्या कहूं। आपका तो वो वाकई में खून था, क्योंकि आपकी रगों में उसकी रगों में एक ही खून। फुप्पी आप, मैं 3 दिनों से आ रही हूँ जा रही हूँ, अल्लाह ने रहमत बरसाई, उसी में उसका खून गया। मैंने कहा या अल्लाह तू गवाए। बस हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है, जिसके पास जो असला है उसको बंद करें, जिसके पास लाइसेंस वाला भी है उसे भी बंद करें। इससे मजीद मैं नहीं चाहती। आने जाने वाले जो भी हैं उनको लगता है, उनकी माँओं को पूछो, उनके घर वालों को पूछो, वाहिद वही था सहारा जो वो लेकर आता था कमा कर, और जो है वो आटा घर में डलता था, जिसमें वो 5 जो है शख्स वो खाना खाते थे। बिजलियों के बिल, सुई गैस के बिल, दुनिया जहाँ के बिल, पानी के टैक्स, हर चीज़ हम अदा करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है इस हुकूमत से, हमें क्या मिल रहा है और वो क्या दे रहे हैं? आया कोई उसके सर पे कोई हुकूमत का बंदा हाथ फेरने के लिए, जिसका 24 साल लाल जो इतना लंबा तड़ंगा है उसको लेकर जा रहे हैं, कोई उठा भी नहीं रहा, उसे लेकर भी नहीं जा रहा। और उनकी ताई अम्मी तो निकली है कि किसी का जवान बच्चा जो है वो गिरा हुआ है, वो गोलियों में निकली है, उसके ताया के बेटे और उनकी ताई अम्मी, और वो उठा रही थी, कह रही थी उठाओ किसी की माँ का लाल है, उठाओ किसी की माँ का लाल है। जब उठाकर ऐसे करके देखा है तो वो हमारा ही जिगर है, हमारा ही खून है। तो मैं क्या कहूँ इस अवाम से, इनको क्या कहूँ, इस हुकूमत को क्या कहूँ, कहाँ छुपे हुए हैं ये? आप मुझे बताएं, मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है, मेरी ज़हनी तौर पे मैं सही नहीं हूँ, वरना मैं ऐसे ऐसे कहूँ कि उनके ना तोते उड़ जाए। आप कहिए, आपका हक बनता है, और कुछ नहीं तो कम से कम दिल तो खोलिए आप अपना। बस मैं ये चाह रही हूँ कि किसी के पास भी ये हुकूमत पाबंदी लगाए, शादी होती है भाई फायरिंग,
लोगों के पास असला, वो धनाधन, अच्छा किराए के बदमाश मंगा लिए जाते हैं, वो फायरिंग कर रहे। अब हमारा बच्चा मर गया, आज उसको 4 दिन हो गए, कोई हुकूमत आई है? कोई हुकूमत का बंदे ने आकर उसके बाप को पूछा है, उसकी माँ को पूछा है? ये न्यूज़ वाले ही जो आ रहे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको तरक्की दे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब मैं क्या कहूँ। 20 साल का जवान बच्चा यहाँ पर शहीद हो गया, तकरीबन 20-24 साल का बच्चा। सर, एक ही वो अकलौता बच्चा जिसकी शोहरत इतनी अच्छी, नमाज़े पंजगाना सोमत सलावात का पाबंद वो बच्चा, और उसको ये देख लीजिए, इनके घर वालों की, खवातीन की हालत है। और यहाँ पर ये सर, ये हैबिचुअल हो चुके हैं 2 ग्रुप्स, ये जो इनका एक पूरा गैंग बना हुआ है, ये गोलियां चलाते हुए एक दूसरे को ये सोचते भी नहीं है कि हमारी, देखिए ये जो बेपरवाही के साथ आप चाहे हवाई फायरिंग करें, असलहा रख के आप हवाई फायरिंग करें, कुछ भी करें, जब उसमें किसी की जान जाती है या कत्ल ही है, ये अमदन कत्ल के ही जुमरे में आएगा एक तरीके से। चलिए जनाब, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, घर वालों की आहो-बका तो आपको दिखा दी हमने। अब कुछ रेलेवेंट सवाल जो रेलेवेंट शख्स से किए जा सकते हैं, यानी कि मुतालिका थाना बल्दिया के जो SHO हैं, जिनको अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं यहाँ पे चार्ज संभाले हुए, जो अभी पिछले दिनों में आपको पता है इसी रवा महीने में SHOs की तब्दीलियां हुई हैं। बहुत सारे नाम आपको मुख्तलिफ थानों के साथ जो एसोसिएट थे वो चेंज हो गए। फैसल साहब जो हैं, फैसल रफीक साहब जो हैं, अभी इनको जुम्मा में, अगर लिटरली मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल यहाँ पे करूँ तो भेजा ना होगा, चंद दिन हुए आपको आए हुए। अभी ये एक लड़के का शाहरुख का ही केस हुआ है। अगर मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, लेकिन पहले तो मुझे आप ये बताइएगा फैसल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कितने के बाइख्तियार SHO हैं यहाँ पर? 100% बाइख्तियार SHO। क्योंकि कुछ ऐसी खबरें भी मिल रही थी कि कुछ जगहों पर SHOs जो हैं वो शायद बाइख्तियार इतने नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रेशर आ जाता है। तो क्योंकि मेरे अगले सवाल जो होंगे ना वो प्रेशर के हवाले से होंगे, तो लिहाजा मैंने कहा मैं पहले आपसे मालूम कर लूँ। चलेंगे, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको होल एंड सोल इसमें तमाम तर इख्तियार दिए गए हैं, आप जो है तमाम तर फैसले लेने में अगर आप आज़ाद हैं, तो मुझे ये बताइएगा, ये जो शाहरुख का जो केस हुआ है रिसेंटली, अगर मैं इसकी अपडेट आपसे मालूम करूं तो इसकी क्या FIR दर्ज हो गई है? क्योंकि आखिरी इत्तलात आने तक उस वक्त तक ये FIR दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल FIR दर्ज हो गई है, और तदफीन जिस दिन हुई है उसी दिन FIR दर्ज हुई है इनकी। ये अलग बात है कि शाहरुख के लवाहिकीन, उसके फादर वगैरह रिलक्टेंट थे FIR में, उनको हमने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की। हमारी कमांड, सीनियर कमांड भी उनके घर पे गई, सब ने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, 6 चक्कर मैंने उनके पास लगाए, बट वो बहुत ज़्यादा गरीब और शरीफ लोग हैं, तो उन्होंने रिलक्टेंट रहे वो FIR के लिए। जब उनकी रिलक्टेंसी आई तो उसके बाद स्टेट ने अपना रोल प्ले किया और स्टेट टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, और हमने ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट केस रजिस्टर कर दिया। फैसल, ज़ाहिर है कि आप को भी चंद ही दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए, शायद इस थाने में आकर आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी नोट अभी कर ही रहे हूँ। इस तरीके से असलहा निकालना, ग्रुप के दरमियान इस तरह फायरिंग होना, वो भी रिहायशी इलाके के अंदर, इसके ऊपर अब आप रहते हुए किस तरीके से अपने रिट कायम करेंगे? क्योंकि ये उन्होंने कहा है कि आए दिन कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, गालिबन उनका जो काम है वो है गैर कानूनी तौर पर गुटखा मावा, जिसकी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मुझे जहाँ पर तक पता है कि कुछ बंद हुई हैं, और लेकिन वो ग्रुप्स जो हैं वो अभी तक हैं, इस तरह की वो कार्रवाइयाँ करते हैं। किस तरीके से आप अपनी रिट कायम करेंगे? रेट हमने कायम कर दी है, अल्लाह का शुक्र है। ये इंसिडेंट हुआ, गुटखा मावे की फैक्ट्रियाँ कुछ बंद नहीं हुई हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज सारी बंद हो गई हैं, और ये वो लोग थे जो पहले काम किया करते थे, अब उनका काम जब ख़त्म हो गया तो ये फ्रस्ट्रेशन थी। ये एक पार्टी है अकबर सिंधी की और दूसरे कोई अशरफ थे, इनका आपस में पुराने कोई रिसीवेबल का मामला था। जब इनके काम ख़त्म हुए तो काम ख़त्म की फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने अपने रिसीवेबल की उनसे डिमांड की, इन लोगों का झगड़ा हुआ। इस इंसिडेंट से 1 रोज़ पहले भी इनका झगड़ा हुआ था, जिसमें अकबर वालों ने इन लोगों के साथ मारपीट की थी। वो कोई बहुत बड़ी ग्रेविटी का झगड़ा नहीं था। नेक्स्ट डे इन लोगों को कोई रिकनसाइल होना था। इनकी जो जमात होती है, ये बेसिकली काठियावाड़ी हैं सारे, इनकी जमात ने इनको रिकनसाइल कराना था, तो वो रिकन्सिलिएशन से पहले ही दोनों पार्टियों ने लोग बुलवाए अपने अपने जानने वाले, और उसके बाद इनका ये झगड़ा हुआ, और झगड़े के बाद इन्होंने जो है दोनों तरफ से फायरिंग हुई। वो फायरिंग तो बेसिकली हवाई थी एक दूसरे के लिए, लेकिन उस फायरिंग की इज़्ज़त में आके एक बच्चा शाहरुख जो है वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद फौरी तौर पे पुलिस ने जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, और उसी रात हमने 6 आदमी पकड़ लिए थे, और स्टिल इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन,
और हमारी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी और ऑपरेशंस भी, हमारी कमांड बहुत सेंसिटाइज है इस बात पे और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस ले रही है इसको, हम भी बहुत सीरियस ले रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज मज़ीद गिरफ्तारियां भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं फैसल से, चूँकि अब फैसल के सिर्फ चंद ही दिन सिर्फ इनको यहाँ पे चार्ज संभाले हुए हैं और इस वक्त जो ये एक वाक़या हुआ है इसके हवाले से हम भी मुसलसल फॉलोअप इस प्रोग्राम का भी रखेंगे, हम इस वाक़े का भी रखेंगे। अब जो बात आएगी ना वो आके देखिए, पुलिस अगर पकड़ भी लेगी ना उनको, बात फिर कहाँ पे आके टिक जाएगी, फिर जो कार्रवाई होगी उसकी अदालती कार्रवाई, उसका जो ट्रायल चलेगा, फिर बात आके वहाँ पे हो जाएगी। फिर उम्मीद सिर्फ हम अदालत से ही फिर कर सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर मजबूर कई जगहों पे हम भी हो जाते हैं ऐसे बात करते हुए। बहरहाल ये इनका मौक़िफ़ है, अब ज़रा देखते हैं उस जगह पे एक दफ़ा फिर से आपको लेके चलते हैं। बड़ा मुश्किल एक मरहला होता है घर वालों से बात करना, और जब आपका खून और ऐसे ऐसे मनाजिर के वो जिस वक्त उन्होंने ये मुझे बात बताई कि वो जो बच्चे को गोली लगी उसकी जान गई तो वो गई, जब थोड़े से आंसू खुश्क होना शुरू हुए तो जैसे ही बारिश आई तो उसका जहाँ पे खून पड़ा हुआ था वो खून हमारी आंखों के सामने बहता हुआ जब जिस तरीके से मेन होल के अंदर गया है ना, तो वो फीलिंग सिर्फ हम ही समझ सकते हैं, हम ही उस तकलीफ से गुजर सकते हैं। तो ये किसी के वक्त भी, खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसने कोई जो था वो किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ था, उस बच्चे ने, वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं था कि उसको पहले से पता हो कि ना वो किसी फोर्स का हिस्सा था कि जिसको ये मालूम हो कि किसी वक्त भी मुझे कोई गोली लग सकती है। एक आम सा 9 to 5 की जॉब करने वाला एक नौजवान बच्चा जो घर का वाहिद कफील था, उसको एक अंधी गोली जो कि यहाँ पे असलहा गैर कानूनी तौर पे लहराते हुए आए, एक दूसरे पे फायरिंग की, झपट में आके जो उसको गोली लगी, एक घर का चिराग नहीं एक घर का कफील चला गया। क्या कहेंगे, आपके भाइयों जैसा था बिल्कुल, क्या कहेंगे? ये जो है कोई कसूर नहीं था इसका, बेकसूर था ये। 9 बजे हमारे घर पे आया था, इसका लेटर आया हुआ था मुर्शिद का, नौकरी का, तो बस 9 बजे आखिरी बार मुलाकात हुई थी। जो लड़कों को मैंने देखा तो गेंदवार थे सारे, एक एडुप थी 8-1-2-5 थी और एक कार्ड थी, तो गेंदवार को बुलाने वाले ये लोग ही है। कौन लोग? ये जो पीछे रहते जो बंद है थाने के अंदर। अच्छा। और इनकी वजह से 3 बंदे मर गए बेकसूर, मुख्तलिफ टाइम्स में, यानी कि मुख्तलिफ वाक़यात। एक लड़की के चक्कर में मारा था इन लोगों ने, एक किसी की बीबी के चक्कर में पेड़ में चाकू मारे थे, ये वाला बच्चा। तो क्या ये कोई किराए के कातिल है, कोई ग्रुप है, क्या है इनका शौक है कत्ल करना, क्या है? बने मावे गुटके शराबे सब मिल बांट के खा रहे, समझ गए, बस इनका काम यही है। वो बोलता तू नहीं मावा चलाएगा, वो बोलता मैं नहीं चलाऊंगा, ये काम है, बेकसूर चलाएगी। मैंने सुना है कि यहाँ पे अक्सर व बेशतर ऐसी टेंशन वो लोग पैदा कर देते हैं अचानक ही। ऐसी कोई बात, जो थाने में बंद है ना इस वक्त, उसी ने गेंदबार बुलाया, उसकी पुप्पी का बेटा। मैं वही कह रही हूँ कि वो मैंने सुना है कि बैक टू बैक ऐसे वाकयात होते रहते हैं यहाँ पे, और आए दिन ऐसे फायरिंग के वाकयात। दिन नहीं, कम से कम 2 साल बाद, कभी 4 साल बाद। बदमाशी तो इनकी खुली है, खुली बदमाशी। ये तीसरा वाक़ई है। और जो पहले लड़का मारा फैजान नाम का, वो भी मेरा दोस्त था, 18 साल उम्र थी, उसके वाली साहब आबिद शाह नाम है उनका, 18 साल का लड़का था, बेकसूर, उसको यहाँ पर गोली मारी। अगर उसका बोलो तो उसके भी घर पे ले जाओ, मगर उसको 5 साल हो गए इस वाक़ई को। नहीं, मुझे ये बताइए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो ये नहीं आ रही कि एक आपको पता है इस पूरे इलाके के बच्चे को पता है कि वो कौन लोग हैं, जो भी बंद भी हुए हैं कुछ लोग, और एक वो जो गैंग है, जो क्रिमिनल गैंग उसको कहूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो एक कानून को हाथ में लिए हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, कानून हाथ क्यों नहीं डाल रहा उनके ऊपर, जब पता है कि इतने सालों से ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, शरीफ लोगों को मार रहे हैं, बेचारे बच्चों को मार रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मिले हुए पैसे का पैसे का खेल है। ठीक जनाब, मैं तो यहाँ पे अगर मैं एक एक दरवाज़ा खटखटाऊँ ना तो पता नहीं ये प्रोग्राम की पूरी सीरीज़ बनानी पड़ जाएगी, लेकिन वही वाली बात कहूँगी जो कल वाले प्रोग्राम में मैंने की थी कि कराची बदकिस्मती से, कराची की बदनसीबियों में से एक बदनसीबी ये भी शामिल कर लीजिए कि हालिया तहकीकात और हालिया एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ वाक़यात में आम लोगों के कत्ल होने का रेशो कराची में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। डकैतियों में अलग से, स्नैचिंग में अलग से, ज़ाती रंजिश में अलग से, गैरत के नाम पर अलग से,
इसके अलावा एक और ये मैं पन्ना खोल रही हूँ आपके सामने, ये तो बिल्कुल अभी खाली का वाकया है कि यहाँ पर 2 ग्रुपों में जो कि गुटके मावे का काम करते हैं और बाकायदा तौर पे जिनकी शोहरत बहुत ही बुरी है, अक्सर और बेशतर वो इसी तरीके से आमने सामने आकर इन मोहल्लों में, ये वो मोहल्ले हैं कि जहां पर अगर आप कोई स्ट्राइक भी अगर करोगे ना, जब पुलिस को भी ऑपरेशन करने को कहा जाता है तो ये कहा जाता है सबसे पहले जो ऐसे इलाके हैं उसमें बहुत ख्याल रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोली किसी आम शहरी को, सिविलियन को लग जाए। वहां पर भी अगर क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो इसी चीज का बाज़ाफ़ा फायदा भी उठा लेते हैं कि भाई ये इन इलाकों में तो दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन एक तरफ कानून उनको इस बात का पाबंद किया जा रहा है कि सिर्फ एक शहरी की कोई बेजा जान ना चली जाए, ऐसा ना हो कि किसी बेगुनाह की जान चली जाए ऐसे इलाकों में जो कि जिसमें बच्चे भी हैं। अब ये देखिए, ये सारी जगहों पे आपको बच्चे नजर आएंगे। अगर यहाँ पर अचानक मेरे बात करते करते अचानक 2 ग्रुपों में लड़ाई हो जाए और वहां पर असलहा बेदरेक तरीके से निकल आए, गोलियों का बेतहाशत तबादला हो आमने सामने, तो इनमें से ना इन बच्चों की खुदा ना खास्ता जिंदगी में से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी महफूज है और ना मेरी टीम की, ना यहाँ पे किसी एक शख्स की। ये वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक किसी ग्रोह से नहीं है, ये वो लोग हैं जो बहुत शरीफ लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिनको खास तौर पे शिरफा का तबका कहा जाता है और ये अपने बच्चों से हाथ धो बैठे हैं। अभी ये वाकया हुआ है तो कराची में एक और चैप्टर हम आपको दिखा रहे हैं कि कत्ल और जाँ बहक होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कोई डकैती आपके साथ करे, आपको इन हालात में भी आपको गोलियों का निशाना बनाकर आपको मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये है आपका कराची। क्या यहाँ पर मुझे कोई हुकूमत नजर आती है? नहीं आती। मुझे कोई कानून नजर आता है? नहीं आता। मुझे किसी किस्म की कोई कानून की रिट नजर आती है, हुकूमत की कोई रिट नजर आती है? नहीं आती। तो क्या मैं और आप ये तय कर लें कि किसी वक्त भी कोई भी आकर हमें गोली का निशाना बनाकर या हमारे घर में घुस के हमें मार जाएगा, या हम बाहर जाएंगे ना घर के अंदर आपको अमान हासिल, ना आपको घर के बाहर अमान हासिल, ना आपको रास्तों में अमान हासिल, ना आपको गली के अपनी नुक्कड़ पे जहां पर आप खड़े होते हैं वहां पर अमान हासिल। तो फिर अमान यहाँ पे इस शहर के अंदर हासिल है किसे? अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दे। फिलहाल मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं इन लोगों से बात करके, इनके जिसके घर से अभी जनाजा इस जवान बच्चे का निकला है, उनसे मैं बात करके बस मेरे में इतनी हिम्मत है, इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। लिहाजा मुझे दीजिए, मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आज के प्रोग्राम चीखुटा कराची से अल्लाह ने के बाद।